तो वो योगा इसमें नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल दी वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों आज की इस हम लोग नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मेटल नॉन मेटल का पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। और अपना इस पार्ट का पहला टॉपिक है हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करते हैं। तो क्लास 9th में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपने इन दोनों चैप्टर्स में एटम्स के बारे में जाना था, वैलेंसी के बारे में जाना था, है ना, कंपाउंड के बारे में जाना था, मॉलिक्यूल्स के रूप में जाना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में जाना था। और उसमें जाना था कि अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन उनके सेल में होते हैं, जैसे KLMN आपने जाना था ये चीज़। और उन्हीं सेल्स में अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे सोडियम, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके ही सेल में होते हैं। अब लेकिन सोडियम के केस में ये है कि सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखूँ सोडियम, तो 281 11 होता है और आउटर सेल में कितना, एक है। तो उसके आउटर मोस्ट सेल में सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। जिस चलते इसमें इलेक्ट्रॉन यानी जिस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन तो 11 हो गया, लेकिन प्रोटॉन की संख्या भी 11 होती है, हम सभी को पता है, यानी एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11 है। लेकिन सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो प्रोटॉन तो उतनी रहेगी 11, लेकिन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सपोज कीजिए कि यहाँ से उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। ठीक है, तो नेट चार्ज प्लस वाला कितना, 10। और तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए सोडियम पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। तो इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कैटायन। क्या बोलते हैं, सोडियम कैटायन। और वही जब सोडियम को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी 287। अब क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, और जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसने लिया तो इसमें कौन सा जाएगा, माइनस चार्ज। तो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से, उसमें कौन सा चार्ज आता है, माइनस, और उनको कहा जाता है एनायन। तो ये हो जाएगा क्लोराइड एनायन, नहीं तो क्लोरीन एनायन। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरीन जो है अपना काम करता है। अब आपने जैसे कि एक गैसेस होता है, इसका नाम है नोबल गैस। तो नोबल गैस उन गैसेस को कहता है जिनको किसी चीज़ से रिएक्शन करना नहीं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, इनका ऑक्टेट रूल पूरा होता है, यानी इसके हिसाब से इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हीलियम का के सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। नियॉन का 8 है ना, फिर आर्गन का भी आउटर सेल में 8 है, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पर लेकिन एक चीज़ ये है कि लोगों को वैलेंसी में बहुत दिक्कत होता है। तो अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी 1 से लेकर 4 तक है, 1 से लेकर आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका वैलेंसी। अगर सोडियम का आउटर सेल में 1 है तो उसका वैलेंसी 1, मैग्नीशियम का आउटर सेल में 2 है तो उसका वैलेंसी 2, एल्युमिनियम का 3 है तो वैलेंसी 3, पोटाशियम का 1 है तो वैलेंसी 1, कैल्शियम का 2 है तो वैलेंसी 2। और इसका आउटर मोस्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं। जैसे सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में 1 है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम का आउटर सेल में 2 तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, एल्युमिनियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, पोटेशियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कैल्शियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन 1 से लेकर ये सब चीज़ 4 तक ही एप्लीकेबल है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल में 5, जैसे कि नाइट्रोजन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो होगा, लेकिन इसका वैलेंसी 3 होगा। कैसे, तो अगर 4 से ज़्यादा है यानी 5 से लेकर 7 तक है, तो 8 से माइनस कर देंगे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। तो 5 है तो 8 - 5 = 3, तो इसका वैलेंसी नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 3, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। वैसे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन वैलेंसी 2 हो जाएगा। फ्लोरीन का वैलेंसी 1 हो जाएगा, फास्फोरस का वैलेंसी 3 हो जाएगा, सल्फर का वैलेंसी 2 हो जाएगा, और क्लोरीन का वैलेंसी 1 हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब एक बॉन्डिंग होता है जिसका नाम है आयनिक बॉन्डिंग, और आयनिक बॉन्डिंग जो होता है वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक बॉन्डिंग दिया गया है सोडियम और क्लोरीन के बीच में। अब ये क्या है इसको समझते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और क्लोरीन का जिसके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17,
287, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन लिखा होगा 287, फिर सोडियम लिखा होगा 281, ठीक है। और सोडियम ने, अब बताइए सोडियम का वैलेंसी 1 है, लेकिन इसके लिए अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सबसे ज़्यादा बात है, वैसे सोचिए, मैं आपको एक आसानी से आपको समझा देता हूँ। अब सोडियम के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, पता, ठीक है, पता चल गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लेकिन सोडियम ने ही क्यों किया, अब इसको समझिए। अब बताइए कि सोडियम के लिए अगर इसको आउटर शेल में 8 करना है तो 7 लेना आसान है कि 1 छोड़ना, 1 छोड़ना। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसलिए सोडियम क्या हो गया, डोनर। सोडियम क्या हो गया, डोनर, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसमें कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसमें उतना प्लस चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो 2 प्लस, 3 छोड़ा तो 3 प्लस, 4 छोड़ा तो 4 प्लस, लेकिन अगर 1 छोड़ा तो खाली प्लस। तो सोडियम ने 1 छोड़ दिया तो 2 8 हो गया, कितना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो देखिए प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा है साइड में, तो इसको बोलेंगे सोडियम कैटायन। वही क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। अब बात इसके लिए 1 लेना आसान है कि 7 छोड़ना, 1 लेना, इसलिए इसने 1 ले लिया, यानी ये क्या हुआ, ये गेनर हुआ। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1, इसलिए खाली Cl माइनस लगा है, 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसे क्लोराइड एनायन बोलते हैं। क्लियर। अब नीचे देखिए, अभी बताया था कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1, उसका वैलेंसी कितना हुआ, 1। तो सोडियम में हमने 1 इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में बना दिया, ठीक है। अब वो क्लोरीन का देखिए, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना, 7, तो हमने 7 बना दिया। अब ये क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसको दे देगा, क्लोरीन को, ठीक है। तो जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो सोडियम पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, तो यह Na प्लस, ठीक है। दूसरा क्लोरीन ने फिर यहाँ पे 7 बना दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, तो पे एक डॉट लगा दीजिए सोडियम का माइनस, और यहाँ पे क्या बन गया, NaCl। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सोडियम और क्लोरीन का आयन है ना, एक दूसरे के पूरा अपोजिट चार्ज था, जिस चलते वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों का बीच का बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने अपने आयंस को अट्रैक्ट किया है, ठीक है। इस चलते आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और आगे सुनिए, अब इसी तरीके से एक और चीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड का, जो सेम तरीके से इसी तरीके से होगा। मैग्नीशियम का 282 होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए यहाँ पे Mg2+ आया है, और क्लोरीन 1 ही लिया है तो फिर वहाँ पे Cl- है। अब एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसीलिए क्योंकि अब क्लोरीन के साथ एक क्लोरीन तो एक ही करेगा, इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन लिया गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास, तो मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2, तो Mg2+, और एक क्लोरीन ने 1 ही लिया, ठीक है, लेकिन क्लोरीन है कितना, 2, तो यहाँ पे साइड में 2 लिखा है, यानी MgCl2, है ना, लिखते हैं ना कि MgCl2 की क्लोरीन की संख्या 2 होती है, तो MgCl2 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो इस केस को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, इसे आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2, हाँ कर सकते हैं। तो Mg2+ कैटायन हो गया, फिर क्लोरीन का क्या हो जाएगा, Cl-, ठीक है, Cl2-, ऊपर माइनस लगा देंगे इस तरीके से, तो आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। इस टाइप के बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, चाहे आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अब पहला प्रॉपर्टीज़ है कि इनका फिजिकल नेचर। तो आयनिक बॉन्डिंग जो के कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, और क्यों सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि इनका जो चार्जेस है वो पॉजिटिव और निगेटिव है, और वो एक दूसरे को कस के पकड़ के रखे हुए होते हैं। लेकिन ये जनरली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। जब इनको हम लोग पीटेंगे तो ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे, है ना, पाउडर टाइप का, जैसे कि लाइमस्टोन कैसा होता है उस टाइप का, उसको पीटेगा तो कैसे बुरादा टाइप का हो जाता है, उसी तरीके का ये होता है, इनका फिजिकल नेचर ऐसा ही है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच का अभी जस्ट पढ़े इंटर आयनिक एंड ट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है, इसीलिए। तीसरा सॉल्युबिलिटी। तो जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, चाहे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये वाटर में जनरली सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन ये इनसॉल्यूबल होते हैं केरोसिन और पेट्रोल में। ठीक है। चौथा, इनका ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये आयन प्रोड्यूस करते हैं, है ना, प्लस और माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। तो ये इस चलते ये लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। लेकिन ये सॉलिड केस में नहीं करते, क्योंकि सॉलिड केस में आयंस का तो मूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि इनके पास इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रिजिड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगा? जब वो सोल्यूशन के रूप में होंगे, नहीं तो मोल्टन स्टेट में होंगे। ठीक है। जिस चलते अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बन जाएगा। ठीक है। बहुत ईजी है। अब क्या बोल रहा है आपको इसमें? शो द फॉर्मेशन ऑफ N2O। ठीक है, बना देना। देखो सोडियम के पहले आउट ऑफ सेल में कितना? एक Na+ कर देना, एक डॉट दिखा देना। ऑक्सीजन के आउट ऑफ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। तो एक ऑक्सीजन के 6 डॉट दिखा देता है, 6 क्रॉस बना देना। मैग्नीशियम के आउट ऑफ सेल में कितना होता है? 2। तो अब 2 बना देना, तब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O। तो Na2O वाला तो उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कि कितना है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे 2 Na हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की क्या करना, देखिए आपको मैं एक बता देता हूँ, फिर MgO का खुद से बनाइएगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक Na हमने यहाँ पे लिख दिया, Na का सेल में 1 होता है, 1, तो 1 यहाँ पे नया सीधा सीधा बना दिया ऐसे, एक इधर बना दिया, है ना, एक इधर बना दिया, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटर सेल में कितना होता है? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, एक इधर से आएगा, एक इधर, और एक इधर से आएगा, एक इधर। ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है? इतना हो गया। उसके बाद Na, अब Na पहचानिए। तो Na कितना है? Na कितना? एक एक कितना देगा? 1 देगा। ठीक है। Na यहाँ पे कितना था? 2 था, तो Na2। ठीक है। इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से बना करके दिखाता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है Na कितना था? 1। कितना Na था? एक सोडियम जो है कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर गया? 1। सोडियम की संख्या कितनी थी? 2, तो हमने 2 बना दिया। अब फिर ऑक्सीजन बनाएंगे। ऑक्सीजन अपने बनाया, ऑक्सीजन कितना था? 1 ही था, लेकिन एक ऑक्सीजन कितना लिया? 2, तो 2 माइनस आ जाएगा और हो गया। तो Na+, ये आपको हो जाएगा O2-, है ना। O में दो लिया इसीलिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग बना सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से वो बनेगा सब चीज़, तो आप लोग बना लीजिएगा। फिर दूसरा क्या था आपका? दूसरा इसमें था, इसमें आपका दूसरा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो आप इसका आराम से बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल। तो होता है क्या है कि जितने भी मेटल्स होते हैं यह हमें ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट के नीचे से मिलते हैं। ठीक है। सॉरी, एक क्वेश्चन और है दोस्तों। हाउ आर दी आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स। इनके पास कितने आयंस हैं? तो सोडियम के पास 1 हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 हो जाएगा। हाउ डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बस सिंपल सा था। अब अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, ऑकरेंस ऑफ मेटल। तो अर्थ क्रस्ट जो होता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट एक मेजर सोर्स है मेटल का। अर्थ का क्रस्ट कितना से कितना होता है? 1 to 100 किलोमीटर्स। और इसी 1 to 100 किलोमीटर्स में अर्थ के ज़्यादातर मेटल्स पाए जाते हैं। सी वाटर में भी बहुत सारे सोल्यूबल मतलब सोल्यूबल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस टाइप का। और इसी बीच में से हम लोग वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है। और ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में जो कंपाउंड्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड्स के रूप में एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट्स नहीं तो कंपाउंड्स अर्थ क्रस्ट में होते हैं।
और ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में होते हैं इनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई मिनरल्स किसी पर्टिकुलर मेटल का हाई परसेंटेज कंटेन करता है और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब उसको हम लोग सेल करेंगे तो अगर वो प्रॉफिटेबल होगा, पैसा उसमें से आएगा, तो उसको और भी बोलेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि और किसको बोलेंगे, तो वो मिनरल्स जो किसी पर्टिकुलर मेटल को स्टोर करते हैं और उसके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के बाद उसको सेल करने के बाद अगर उससे प्रॉफिट जनरेट हुआ तो उसको हम लोग और बोलेंगे। तो क्या सभी और मिनरल्स, तो सभी और मिनरल है ऑल ओर्स आर मिनरल्स, क्योंकि वो मिनरल से ही तो मिल रहा है, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं, क्योंकि सभी मिनरल्स को क्लीन करने के बाद जो उससे मेटल एक्सट्रैक्ट होता है तो जरूरी ये नहीं है कि उसको उससे प्रॉफिट ही हो, क्या पता उससे लॉस हो जाए तो वो ओर्स नहीं कहलाएगा। सो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है, इस चीज आपको याद रखना है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम सभी ने अब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ एलिमेंट्स रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, समझिए वो लीस्ट रिएक्टिव है। कुछ एलिमेंट्स नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं जैसे कि प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। और कुछ एलिमेंट्स नेचर में फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाएंगे जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, ये सब, क्योंकि इतने ज़्यादा रिएक्टिव ना, इनको एक वो सब मानिए नहीं भरे, कभी ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, कभी कार्बोनेट से रिएक्शन कर लेगा, कभी सल्फर से रिएक्शन करके सल्फाइड बना लेगा, मतलब हेने तेने सबसे रिएक्शन करते रहता है वो सब को तो कुछ क्या बताएं, ऐसी है, ये है, क्या कर सकते हैं। तो जैसे तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब ना फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे रिएक्शन करते चलते हैं, ठीक है। और इनका एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से इनका एक्सट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट होता है ये जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये सब रिडक्शन होता है इनका यूजिंग कार्बन के साथ, अभी आगे देखेंगे, है ना। तो इन सब का प्रोसेस होता है। और ये गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक और होता है, ये फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं क्योंकि ये लीस्ट एक्टिव है। यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। लेकिन कॉपर और सिल्वर के साथ ये दिक्कत ये है कि ये जो है कॉपर और सिल्वर, ये जो है ये सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स के रूप में भी प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके चलते रहते हैं। कुछ टॉप रिएक्टिव जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, ये सब ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नेचर में होते ही नहीं है। कुछ मिडल मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि जिंक, है ना, आयरन, लेड, है ना, ये सब, तो ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। और ये सब भी मेनली ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के ओर्स के रूप में पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अब जरा से हम लोग आगे देखते हैं। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एलिमेंट जो होता है वो 3 कैटेगरी से डिवाइड होता है, मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी, मेटल विथ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल विथ लो रिएक्टिविटी। तो वो मेटल जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनका उनसे प्योर मेटल जैसे सोडियम है, वो सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है, सोडियम कार्बोनेट ग्रुप में है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ग्रुप में है, तो उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फिर उसी तरीके से एक और होता है मीडियम रिएक्टिव वाला, तो अगर वो कार्बोनेट और है तो उसमें प्रोसेस होता है जिसका नाम है कैल्किनेशन, तो कैल्कुलेशन करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और उसी में अगर कोई सल्फाइड और है तो उसके बाद रोस्टिंग करके उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जब कैल्कुलेशन रोस्टिंग हो जाता है तो उसके बाद एक स्टेज आता है ऑक्साइड ऑफ मेटल, तो वहाँ पे मेटल का ऑक्साइड होता है, फिर वहाँ पर रिडक्शन होगा उस मेटल के साथ, फिर वो हमको प्यूरिफाइड मेटल हमें मिल जाएगा। देखिए सिंपल सी बात, अगर कोई लीस्ट रिएक्टिव मिडल रिएक्टिव एलिमेंट है, अगर वो कार्बोनेट हो रहा है तो कैल्कुलेशन होगा, अगर सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग होगा, अगर उसमें मतलब एक सल्फर होगा तो सल्फाइड हो, और CO3 होगा तो वो कार्बोनेट हो। जब वो सब कैल्कुलेशन रोस्टिंग हो जाएगा तो वो अपने ऑक्साइड रूप में आ जाएगा, यानी वो मेटल्स में ऑक्सीजन होगा, फिर वहाँ पर रिडक्शन करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे, चाहे वहाँ पे और कुछ अलग अलग कुछ कर सकते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। फिर उससे हमें क्या मिल जाएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी प्योर वो मेटल मिल जाएगा। अगर कोई मेटल लो रिएक्टिव है तो उसमें सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग, है ना, उसके बाद रिफाइनिंग, अगर वो उसी तरीके से वो होगा। ऑक्साइड वाला भी रहता है लो रिएक्टिव में, कभी कभी कॉपर जो है ना वो ऑक्सीजन ऑक्साइड और सल्फाइड बना लेता है ना, अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले ऊपर पढ़ा था।
तो ये सब चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों से मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। और तो दोस्तों बस आज के लिए भी इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं करेंगे। पार्ट 4 जब होगा तो उस पार्ट में हम लोग ट्राई करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें, है ना। इतना सा है, इतना सा, उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को हम लोग पार्ट 4 में कंप्लीट कर दें। अगर आपको पार्ट 3 में कुछ भी समझ में आया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। तो जल्द मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद।